सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर आज फैसला सुना दिया है और कहा है कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2020 के सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की हुई थी, जिस पर इब्तिदाई समाअत तो हुई, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच पर एतराज किया और कहा कि उनकी नजरसानी की दरख्वास्त 10 रुकनी बेंच ही सुने, जिसमें इख्तलाफी फैसला देने वाले जजेस भी शामिल हो। 10 दिसंबर को बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया और अदालत के फैसले के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्तें निपटाते हुए बेंच तश्कील का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता है। बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। चीफ जस्टिस चाहें तो नजरसानी दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। आमतौर पर फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी दरख्वास्तें सुनता है और नजरसानी बेंच में फैसला तहरीर करने वाला जज लाजमी शामिल होता है। अगर फैसला लिखने वाला जज दस्तयाब ना हो तो फैसले से मुत्तफिक जज बेंच का हिस्सा होता है। तहरीरी फैसले के मुताबिक नजरसानी रूल्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत दायर होती हैं और इन दरख्वास्तों में दरख्वास्त गुजार को महदूद रखा गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस मामला चीफ जस्टिस को भेजे ताकि बेंच की तश्कील का हतमी फैसला हो सके। इस फैसले से 6 रुकनी बेंच के जस्टिस मंजूर मलिक ने इख्तलाफ किया है। जस्टिस मंजूर मलिक का इख्तलाफी नोट अभी तक सामने नहीं आया। देखना होगा कि चीफ जस्टिस इस पर क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंचेस तश्कील देने के मामले पर 2 दिन पहले ही चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवाल उठा दिया था और यह मामला तरक्याती फंड के फैसले के बाद देखने में आया। वजीर आजम के खिलाफ तरक्याती फंड के फैसले में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर जारी किया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को वजीर आजम के खिलाफ केसेस नहीं सुनने चाहिए और 2 दिन पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस हवाले से अपना इख्तलाफी नोट जारी किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा कि यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर रिपोर्ट होने वाले वजीर आजम के बयान का नोटिस लिया, एक ऐसा बयान जो बज़ाहिर आइन से मुतजाद है, मगर यह मामला गैर मामूली तौर पर निमट गया जो मुबैना तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी थी। इसके सही तरीके से तफ्तीश नहीं की गई, इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट के एक जज की सरजरिश कर दी गई और उसे अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने से रोक दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट के मुताबिक 3 फरवरी को जस्टिस मकबूल बाकिर और मुझ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एक ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर में कहा गया कि 28 जनवरी को यह बात मीडिया पर रिपोर्ट हुई है कि हर रुकने असेंबली को 50 करोड़ का ग्रांट देने की मंजूरी दी गई है और एक MNA ने कहा है कि वजीर आजम ने हर रुकने कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के लिए 50 करोड़ के फंड का ऐलान किया है ताकि वो अपने अपने हलकों में तरक्याती काम का आगाज करें। 1 फरवरी को रोजनामा डॉन ने तरक्याती फंड के हवाले से एक इदारिया भी लिखा और वजीर आजम के फैसले पर सवाल भी उठाया। जाहिरी तौर पर ना ही उन मीडिया रिपोर्ट्स की और ना ही इदारिये की तरदीद की गई और ना ही इस हवाले से हुकूमत या वजीर आजम ने कोई बयान जारी किया। इस हवाले से हमने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या फंड्स की फराहमी आइन के मुताबिक की गई है और क्या वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने फंड्स की फराहमी की है या इस हवाले से वो कोई इरादा रखते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने हमसे कहा कि उन्हें हकाइक का जायजा लेने के लिए वक्त चाहिए होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसी गैर आईनी चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। जिसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी किए और फैसला किया कि मुतल्लिका हुकाम के जवाबात का जायजा लेने के बाद इस मामले को या तो निपटा दिया जाएगा या गैर तसल्ली बख्श जवाब की सूरत में उसे मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और अगर उसे मजीद आगे बढ़ाने के नतीजे पर बात आई तो मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया जाएगा ताकि वो इस हवाले से बेंच तश्कील दें। जैसे काजी फाइज ईसा के नोट के मुताबिक फिर 10 फरवरी 2021 को इस केस को 5 रुकनी बेंच के सामने फिक्स्ड कर दिया गया और ये 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और मुझ पर मुश्तमिल था। मगर मैंने इस 5 रुकनी बेंच पर और जस्टिस मकबूल बाकिर को बेंच में शामिल ना करने पर एतराज उठाया और इस हवाले से तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस को खत भी लिखा और कहा कि मैं इस हवाले से हैरान हूं कि आपने इस मामले पर 5 रुकनी बेंच बना दिया जिसमें खुद और दीगर मोअज़्ज़िज़ जजेस को शामिल कर लिया, एक ऐसे स्टेज पर जहां पहले से ही 2 रुकनी बेंच इस मामले को देख रहा था। इससे अवामी सतह पर इस अदालत के 2 सीनियर जजेस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, जिससे न सिर्फ उनकी साख मजरू हुई है बल्कि उनकी तज़हीक की गई है। जजेस को बेंचेस से उस वक्त हटाना जब अहम आईनी मामले की समाअत हो रही होती है तो वो ना इदारे के लिए ठीक है ना ही लोगों के लिए। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस ने मेरे इस खत का कोई जवाब नहीं दिया और ना इस सवाल का जवाब दिया कि उन्होंने क्यों 2 रुकनी बेंच को तहलील करके एक और बेंच बनाया जिसमें 2 रुकनी बेंच के एक रुकन को शामिल नहीं किया गया। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा
कि इस तरीके से एक मामला जो 2 रुकनी बेंच सुन रहा था उसे 5 रुकनी बेंच के सामने रखा गया। बिना मंतक और सिर्फ अपनी मर्जी की बुनियाद पर बेंच की दोबारा से तश्कील गैर मुनासिब है, क्योंकि यह गैर ज़रूरी सवालात को जन्म देता है और लोग कयास आराइयाँ करना शुरू कर देते हैं कि इस मखसूस केस में गैर मामूली दिलचस्पी क्यों पाई जाती है और सवालात का जवाब ना देने से अदालती निज़ाम की गैर जानिबदारी और उसकी साख पर लोगों का एतमाद मजरूह होगा। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में मजीद लिखा कि 10 फरवरी को 5 रुकनी बेंच ने इस केस के हवाले से एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें वफाकी हुकूमत के मुतालिका हुक्काम और सूबाई हुकूमतों के हुक्काम से जवाब तलब किया और समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मगर ऑर्डर में कहीं पर भी मुझ पर एतराज़ नहीं उठाया गया कि मुझे वजीर आजम से मुताल्लिक केसेस नहीं सुनने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने भी मुझ पर एतराज़ नहीं उठाया और 10 फरवरी की समाअत के बाद मुझे एक गैर मतलूबा राजदाराना मैसेज व्हाट्सएप पर मिला, जिसमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन के हल्के के लिए करोड़ों रुपए के तामीराती काम की मंजूरी दी है और हुकूमत का सूबे में तामीराती काम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे काजी फाइज ईसा के नोट के मुताबिक जो 4 दस्तावेजात मुझे मौसूल हुई उससे लग रहा था कि वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हैं और मजमूई तामीराती काम की मालियत तकरीबन 28 करोड़ 10 लाख रुपए थी। इन दस्तावेजात ने गलत काम की निशानदही की। जिसे काजी फाइज ईसा के नोट के मुताबिक तमाम मामले में शफाफियत लाने के लिए इन दस्तावेजात को बेंच के दीगर मौजूद जजेस के सामने रखा गया और ये सब कुछ खुली अदालत में हुआ और ये भी बताया गया कि ये दस्तावेजात कैसे मौसूल हुई हैं। अगर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इन दस्तावेजात के गैर मुसद्दिका होने पर रद्द-ए-अमल देती तो मामला खत्म हो जाता, मगर दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बजाय अटॉर्नी जनरल को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि वो एक जज को एक शिकायत कुरुंदा में बदल दें और चीफ जस्टिस ने भी फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल से इत्तफाक कर लिया और फौरी तौर पर यह ऑर्डर जारी किया कि मुझे वजीर आजम से मुताल्लिक केसेस नहीं सुनने चाहिए। हालांकि मुझे इस बेंच में खुद उन्होंने ही शामिल किया था। ये अदालती तहम्मुल और डेकोरम के खिलाफ था। 11 फरवरी की समाअत में चीफ जस्टिस यकतरफा तौर पर दीगर जजेस से बातचीत किए बगैर खुली अदालत में इस नतीजे पर पहुंचे कि एक जज को वजीर आजम से मुताल्लिक केसेस नहीं सुनने चाहिए और वो अपनी सीट से उठकर चले गए, जिससे दीगर जजेस भी उठकर जाने पर मजबूर हो गए। और शाम को मीडिया पर यह चर्चा होता रहा कि एक फैसला जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के एक जज को जो खुद इस बेंच का हिस्सा हैं, उसे फैसले का पता नहीं और उसे मीडिया से इस फैसले का पता चल रहा है जो ना उसने पढ़ा है और ना ही उसके पास दस्तखत के लिए उस फैसले को भेजा गया। जिसके बाद दूसरी सुबह यानी 12 फरवरी को मैंने रजिस्ट्रार को खत लिखकर इस हवाले से अपनी हैरानी का इजहार किया और सवाल किया कि यह फैसला मुझे क्यों नहीं भेजा गया और इसे मीडिया पर किसके कहने पर रिलीज किया गया और फैसले की कॉपी हासिल करने की भी दरख्वास्त की। सवालात के जवाबात देना तो अपनी जगह, रजिस्ट्रार ने यह जरूरी नहीं समझा कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खत का जवाब देते। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा कि किसी भी अदालती फैसले में जहां एक और उससे ज़ायद जजेस इख्तलाफात रखें तो एक अलहदा अदालती फैसला लिखा जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया। अगर इस केस में ऐसा होता तो फैसले में लिखा जाता कि 4 जजेस फैसले के हक में हैं और एक खिलाफ है। इस मामले में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी है। 5 रुकनी बेंच के 4 जजेस ने अपने साथी जज के खिलाफ फैसला दिया, इसलिए जब अदालती फैसला ही मौजूद नहीं तो मौजूद जजेस अपनी पोजीशन का जायजा लें या खुद फैसले पर नजरसानी करें। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा कि 11 फरवरी शाम 7:33 पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जबकि इससे पहले कभी फैसला उस वक्त तक अपलोड नहीं किया गया जब तक जजेस के उस पर दस्तखत मौजूद ना हो या कम से कम उन्होंने फैसले को पढ़ ना लिया हो। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा कि जो फैसला जारी किया गया उसमें हकाइक गलत हैं। इसकी वजाहत करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने वजीर आजम के खिलाफ जाती तौर पर दरख्वास्त दायर नहीं की, बल्कि मैंने सदारती रेफरेंस पर दरख्वास्त दायर की, जबकि हकीकत में इमरान खान ने वजीर आजम की हैसियत से ना कि अपनी जाती हैसियत से सदर को रेफरेंस दायर करने का मशवरा दिया। अगर इस मंतक को तस्लीम कर लिया जाए तो मैंने इस दरख्वास्त में बेंच के 3 अराकीन पर एतराज़ किया है, तो इस मंतक के तहत वो भी जानिबदार होंगे और उन्हें मेरे खिलाफ फैसला जारी नहीं करना चाहिए था। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने नोट में मजीद लिखा कि फैसले में कहा गया है कि मुझे वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ केसेस नहीं सुनने चाहिए, जबकि वजीर आजम वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है, जबकि रियासत का सरबराह सदर भी ज्यादातर मामलात में वजीर आजम के मशवरे पर काम करता है। इसलिए अगर यह फैसला नाफिज हो जाता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जाती सिविल तनाज़ात के केसेस ही सुन पाऊंगा, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में भी रियासत हमेशा एक पार्टी होती है। मेरा वजीर आजम के खिलाफ कोई तासुब नहीं, मैं इस काबिल हूँ कि फैसले देते वक्त गैर जानिबदार रहूं। मेरे साथी जजेस मेरे ज़मीर के रखवाले नहीं, ना ही मैं उनके ज़मीर का रखवाला हूँ।
जबकि जानिबदारी का इल्ज़ाम पहले आयद होना चाहिए, जिसके बाद ही जज इसका तयन कर सकते हैं। अगर इमरान खान को एतराज़ था तो वो ज़ाती तौर पर एतराज़ कर सकते थे। अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म के ज़ाती वकील नहीं है और ना ही चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म की हिमायत कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज को रोक सकते हैं, और ना ही आइन जजेस को ये इजाज़त देता है कि वो अपने साथी जजेस के दिलों में झांक कर देखें और इस बात का तयन करें कि वो जानिबदार हैं या नहीं। चीफ जस्टिस की तरफ से एक नॉन इशू को उठाया गया और फिर एकतरफा तौर पर फैसला भी सुनाया गया। दरख्वास्त दायर करना तो अपनी जगह, अटॉर्नी जनरल ने और ना ही किसी और ने मुझ पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान में ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं, ना ही दुनिया में मौजूद है, जिससे इस पूरे मामले को तक़वियत मिल सके। बिना सबूतों के, बिना इल्ज़ाम के, गैर मामूली अंदाज में एक जज की शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया और अदलिया की साख को मजरूह किया गया। जैसे काजी फाइज़ ईसा ने मजीद लिखा कि यह फैसला गैर आईनी है और सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के खिलाफ है। अदालती फैसले मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि एक जज अपना फैसला दूसरों पर मुसल्लत नहीं कर सकता। ये फैसले भी मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि कोई जज दूसरे जज के खिलाफ फैसला जारी नहीं कर सकता और ना उसे हिदायत दे सकता है कि वो जानिबदारी की वजह से ये केसेस ना सुने। ऐसा करना गैर आईनी है। जज को केस सुनना चाहिए या नहीं, इसका फैसला वो जज अपनी दानिश के साथ कर सकता है। एक छोटा बेंच माजी के लार्जर बेंच के फैसलों से मुतजाद फैसला जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा फैसला जारी करने का दायरा कार ही मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस के पास ये सवाबदीद मौजूद है कि वो बेंचेस तश्कील दें, मगर बेंचेस तश्कील देने की वजूहात भी होनी चाहिए। मैं अपने साथी जज को बेंच से निकालने पर खत लिखा, इसके बावजूद बेंचेस तश्कील देने में अनस्ट्रक्चर्ड सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल किया जाता है। बार बार पेश आने वाले इस मसले पर चीफ जस्टिस ने ध्यान नहीं दिया और ना ही इसे फुल कोर्ट के इजलास के एजेंडे में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए हतमी अदालत का दर्जा रखती है। इस अदालत का काम है कि एग्जीक्यूटिव्स हुदूद से आगे ना बढ़ें और आइन की खिलाफ वर्जी ना करें, और अगर एग्जीक्यूटिव की खिलाफ वर्जियों का जायजा नहीं लिया गया, बेंचेस को दोबारा तश्कील दिया गया, जजेस को काम करने से रोका गया, तो अजियत लोगों को उठानी पड़ेगी। इस फैसले का पैरा नंबर 6 गैर आईनी है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के किसी दायरा कार के तहत जारी नहीं हुआ। यह पैरा जजेस के हल्फ की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम का बयान जो रिपोर्ट हुआ उसमें कहा गया कि पैसे तरसील किए जाएंगे ताकि बज़ाहिर सियासी हिमायत हासिल की जा सके, इसलिए 2 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी किए, मगर गौर व फिक्र किए बगैर और दस्तावेज़ात का जायजा लिए बगैर फौरी तौर पर इस मामले को निपटा दिया गया। मेरे लिए ये ऑर्डर लिखना तकलीफ दह है। अगर इससे किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मैं माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मेरी नीयत ये नहीं है। मैंने वही कहा जिसके कहने की मैंने ज़रूरत महसूस की। इसलिए इस उम्मीद के साथ कि अनस्ट्रक्चर्ड सवाबदीदी इख्तियार में कमी लाई जाएगी, मैं दुआ करता हूँ कि इदारा तमाम आईनी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हर तरह से मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ये था जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का नोट, क्योंकि जब फैसला आया जिसमें चीफ जस्टिस ने उनके हवाले से ये बात कही थी, उसके बाद मुसलसल ये बहस होती रही कि ये मामला हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या इस किस्म के रिमार्क्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अब वो फैसला भी हमने आपके सामने रखा था और जैसे काजी फाइज़ ईसा का नोट भी आपके सामने तफसील से रखा है। उन्होंने बेंच बनाने के हवाले से जो इख्तियारात है उस पर भी सवाल उठाया है, जो उनका अपना मामला है वो भी आज के फैसले के तहत चीफ जस्टिस के पास है। देखते हैं इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं।